हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश और दुनिया की खबरों पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। आमतौर पर पंजाब बहुत ही शांति में है। एक लंबे अरसे से किसी किस्म की कोई गलत वहाँ से खबर नहीं आ रही है, लेकिन अब ताज़ा कुछ उसने घटना नहीं कह सकता, मैं बयान ज़रूर कह सकता हूँ। अभी दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई है। सरकार के जो पुलिस के आईजी और डीआईजी, उस लेवल के बड़े अफसरान, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसमें पंजाब के हालात खालिस्तान मूवमेंट की वजह से ख़राब होते हुए बताए गए हैं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। वो राज्य जो देश को अनाज देता है, किसान है वहाँ पर अचानक ऐसा क्या हुआ? हमें आपको याद है कि इंदिरा गांधी के ज़माने में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसके बाद वहाँ कई साल तक हालात ख़राब रहे, लेकिन अब ऐसे हालात नज़र नहीं आते। ग्राउंड पर क्या कुछ है वो हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं जनाब सरदार दया सिंह जी, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पीस मिशन के। सरदार जी वही हैं जो गुड़गांव में, आपको याद होगा, जब जुमे की नमाज के लिए झगड़ा बढ़ा, आरएसएस के लोगों ने हंगामे बढ़ाए, तो आप ही ने वहाँ गुरुद्वारा ऑफर किया मुसलमानों को नमाज के लिए। उससे एक बड़ा पैगाम गया। अब सरदार दया सिंह जी हिंदू और मुसलमान के बीच में पुल का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नफरत का माहौल है उसे किसी हद तक हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कितनी कामयाबी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश अगर नेक हो तो उसमें कुछ नतीजे भी आने की उम्मीद रहती है। सरदार दया सिंह जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये खालिस्तान वाली बात, हालांकि अब से पहले एक दो बार आपने कुछ ऐसे इशारे दिए हैं, लेकिन अब सरकारी सतह पर ये बात कही जाने लगी है कि खालिस्तान मूवमेंट के वाले लोग कुछ हैं, पाकिस्तान से हथियार स्मगल हो रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। ये क्या कुछ है? आप अभी पिछले दिनों पंजाब दौरे पर भी गए थे, आपकी कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई होंगी। क्या ऐसा कुछ आपने महसूस किया है कि खालिस्तान के लिए लोग सर उठा रहे हैं? पहला तो सवाल यह है कि खालिस्तान सिखों के मुंह में डाल दिया जाता है। सिख वहाँ खालिस्तान ना तो डिमांड है, ना कभी उन्होंने मांगा। अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो थोड़ा सा वो समझना चाहिए कि 1947 में आज़ादी मिली। 1947 में आज़ादी, गांधी ने सिखों को आश्वासन दिया कि आपको बराबर के हक और हकूक मिलेंगे और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको सारे इज्जत और मान सम्मान मिलेगा। तभी सिख भारत के साथ जुड़े। जब वो भारत के साथ जुड़े और उन्होंने अपनी उस तकलीफों से होते हुए भी उन्होंने अपनी जिंदगी काट ली। अब पहले बार ये बात हुई कि जब प्रांतों को पुनर्गठन किया जाता था, जब सूबे पुनर्गठन किए जा रहे थे तो भाषा के आधार पर थे। तो पंजाब को छोड़ के बाकी सूबे तो आपने पुनर्गठन कर दिए, पर पंजाब को छोड़ दिया। तो सिखों में फिर वही बात आई तो कि हमें भाषा के आधार पर क्या, इसलिए कि हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको पंजाबी और खास तौर पर लिपि जो है गुरमुखी है, तो आप इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। तो उसी समय उसके विरोध में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा लग गया। तो अब सिख अगर कोई काम करते हैं, अब सिखों ने मूवमेंट खड़ी की, वो सिख ही कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब का हिंदू तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात कर रहा था, तो सिख आइडेंटिफाई हो गया। फिर आपने उनको खालिस्तानी डिक्लेयर कर दिया, तो कहाँ खालिस्तान की, तो भाषा के आधार पर सूबा मांग रहे थे। उसके बाद उन्होंने चाहे 1962 का जंग हो, चाइना वार हो, चाहे 1965 का, चाहे 1971 में तो जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल सुबेग सिंह और सब लोग, उन्होंने ही सारे काम किए। तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर उनको आप सूबा दे भी दिया तो फिर वो हालात फिर आपने वैसे के वैसे रखे। तो वहाँ कोई ऐसा, ना तो खालिस्तान की कभी डिमांड सिखों में थी और ना डिमांड अभी है। और ये बात अपने, यानी वो इंदिरा गांधी के जमाने में भी कोई ना बिल्कुल नहीं थी, कोई खालिस्तान नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी मतलब सब कुछ झूठ था, बिल्कुल गवास्टिंग। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमने आपने अपनी नौजवानी में, बचपन में अखबारों में हर दिन हेडलाइन पढ़ी है, खालिस्तान की डिमांड करने वाले, खालिस्तान की डिमांड करने वाले। और मैं तो चूंकि जर्नलिज्म में 83 में आ गया था, तो उस जमाने में
मुझे याद है कि एक ही नाम का आदमी 4-6 महीने में 2-3-4 बार मार दिया जाता था। अखबारों में आता था कि ये इतना बड़ा कमांडर था खालिस्तान कमांडो फोर्स का और किस किस का। तो वो सब कुछ झूठ पर चला और अब फिर दोबारा वो झूठ जिंदा किया जा रहा है। अभी आपने जो ये मीटिंग जिसको एड्रेस माननीय प्रधानमंत्री ने किया, जो डीजीपी और आईजी की मीटिंग हुई, उसमें जब उसमें खालिस्तान की बात उठी, मैं हैरान था कि ये खालिस्तान का मुद्दा कहाँ से खड़ा हो गया। आप हैरान होंगे कि इंदिरा गांधी ने 1974 में जयदार गुरचरण सिंह टोडा को आप बुलाया और उनको कहा कि आपसे मैं समझौता करना चाहती हूँ कि आप पंजाब में राज करें और केंद्र में मेरा साथ दे दें। और जेपी मूवमेंट भी उन्हीं दिनों शुरू हुई थी। जेपी मूवमेंट के बारे में उन्होंने ज्योति बसु को बुलाया और ज्योति बसु को भी वही ऑफर की कि आप बंगाल में राज करें, मुझे केंद्र में मदद कर दें। ज्योति बसु को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जयदार गुरचरण सिंह टोडा ने अकाली दल में आके अपनी बात कही तो अकालियों ने मना कर दिया, वो जेपी मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। उन्होंने खालिस्तान की तो तब होती जब अगर जेपी मूवमेंट के साथ खड़े ना होते। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हालात बनाए हैं और सिखों के मुंह में ये खालिस्तान का बार बार मुंह में डाल दिया जाता है, ये बहुत खतरनाक है। सिख कोई ना तो खालिस्तान, वो तो चाहते हैं कि हम इज्जत और सम्मान से रहें और ये हमारा देश है, हमने इसके लिए कुर्बानियां की हैं। और मैं कई बार बाबा खड़क सिंह की बात इसलिए कर देता हूँ कि उन्होंने कुर्बानियां दी, मास्टर तारा सिंह ने कुर्बानी दी, सिखों ने तो कुर्बानियां दी हैं, तो इसलिए वो ऐसे हालात में क्यों गए। तीसरी बात यह है कि भारत में खालिस्तान की बात इसलिए भी नहीं हो सकती कि जो 5 प्यारे भी हैं तो वो भी अकेला एक लाहौर से है और बाकी तो सारे के सारे पंजाब से बाहर है। तो क्या वो अपने गुरुद्वारे भी छोड़ दें, अपनी सारी चीजें छोड़ दें? पहले उनके लिए अरदास करते हैं, अब इसके लिए अरदास करना दें। मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ बहुत ज्यादती है। ये खालिस्तान का इशू उठाकर सिखों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। यानी ये बिल्कुल तकरीबन ऐसा है। मुझे याद आ रहा है कि एजेंसियों ने एक नाम शुरू किया, इंडियन मुजाहिदीन, आपको याद होगा। और मैं चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ता रहता हूँ, यहाँ इंडियन मुजाहिदीन नाम आने से पहले अमेरिका की तरफ से ये कहा जाने लगा, जब 1990-91 में सोवियत यूनियन खत्म हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो भारत भी अमेरिका की तरफ बढ़ा और अब अमेरिका के दोनों एलाई हो गए, पाकिस्तान भी और भारत भी। अब अमेरिका के थिंक टैंक्स में ये बात कही जाने लगी कि साहब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है, यानी पाकिस्तान से कुछ नहीं जाता, होम ग्रोन टेररिज्म है इंडिया के अंदर। बिल्कुल सही। अब सुन लीजिए, इस होम ग्रोन का बेहतरीन ट्रांसलेशन अगर हो सकता है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, तो वो हो सकता है इंडियन मुजाहिदीन। तो अब वो कहानी चली, लेकिन पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट ने जब सीधे सवाल कर दिया कि साहब एजेंसियां बताएं, होम मिनिस्टर बताएं कि ये इंडियन मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके लीडर कौन है, इनके नाम पते बताओ मुझे। उसके बाद अब खुफिया एजेंसियां और पुलिस इंडियन मुजाहिदीन का इल्जाम लगाना बंद कर दिया। तो ये देखिए बहुत ही अजीब सी सूरत है। तो आप जो बात बता रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि उस वक्त भी चूंकि सिखों ने जेपी मूवमेंट का साथ दिया था, इसलिए वहां खालिस्तान का पंगा खड़ा करके सिखों को सताने का काम शुरू हो गया और उसी वजह से गोल्डन टेम्पल पर भी कार्रवाई हुई और क्या क्या हुआ। तो क्या उसी तरह से अब सिखों से किस चीज से नाराज है केंद्र सरकार के? अब कौन सी ऐसी वजह है? मैं एक बात आपसे कहूं, हाँ, कि जब 1982 से 84 तक का मसला है, हाँ, वो जल बंटवारा हरियाणा और पंजाब के बीच में जल बंटवारा का इशू है, हाँ, उसको धर्म युद्ध मोर्चा किसने बनाया? हाँ, धर्म युद्ध मोर्चा बनाया जब भजन लाल ने जब 25 धारा की बात कही बादल ने, और बादल ने कहा कि 25 धारा के कारण हमें हिंदू माना जा रहा है और हम हिंदू नहीं है, तो हमें उसमें से हटा दिया जाए। और उन्होंने बंगला साहब आकर इस 25 धारा को फाड़ दिया। तो उससे उस समय एशियाड था, एशियाड के समय सिखों ने कहा कि हम प्रोटेस्ट एशियाड के समय दिल्ली में करेंगे। जब वो दिल्ली में आ रहे थे तो जितना सिखों के साथ ज्यादती की, जुल्म किया, उनके सिर से पगड़ियों से बम ढूंढ रहे थे, वो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सिखों में एक रोष पैदा हो गया एक, और उसी समय आपने एक नया शगुफा छोड़ा। शगुफा ये था कि चंडीगढ़ के रास्ते
लालड़ू में 12 एक बस में से निकाल के कुछ कहा गया कि हिंदुओं को सिखों ने मार दिया। मुझे याद है आज भी, सरदार गुरचरण सिंह टौड़ा उस समय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान थे, सरदार हुकम सिंह सभा शताब्दी कमेटी के अध्यक्ष थे, जो गवर्नर और स्पीकर रहे लोकसभा के। मैं क्योंकि केंद्रीय सिंह सभा में सचिव था, तो उन्होंने मुझे जथेदार हरचरण सिंह लौंगोवाल के पास भेजा कि ये जो 12 आदमी मारे गए, ये सिख नहीं मारे, सिखों ने नहीं मारे, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराओ और इस मोर्चे को सस्पेंड कर दो। जब मैंने आके सरदार हुकम सिंह जी को कहा कि वो ये बात नहीं मान सके, क्योंकि इस समय वो कहते हैं कि हम मोर्चा अगर सस्पेंड करते हैं तो दोबारा से हम इस रास्ते पर नहीं चल सकेंगे, तो उन्होंने कहा कि इससे 25-30 हजार जाने जाएंगी और सिख जो है उसका जान माल का नुकसान होगा, तो ये उन्होंने 25-30 हजार जाने जाएंगे। तो वो 1982 में उन्होंने कहा, 1983 में उनकी फौत हो गई और 1984 में वही हुआ जो सरदार हुकम सिंह ने 1982 में कहा था। तो इसका मतलब वहां तो कोई ना खालिस्तान था, ना ही कोई इशू था, ना कोई लेना देना था। ये खालिस्तान का नाम लेकर या बाकी चीजों का नाम लेकर आज भी मैं एक सवाल करता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 533 किलोमीटर पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है, वैसे वो 593 है, शायद अखबार में 533 आया, तो 593 किलो, पहले 10 किलोमीटर पर तो कोई है ही नहीं, तो वहां फौज गए, वहां तो बीएसएफ का राज है। अब तो कहते हैं कि 50 किलोमीटर दे दिया, तो 50 किलोमीटर सरकार के पास है। ये तो सरकार को बताना चाहिए कि अगर वहां से असला या कोई चीज आ रही है तो सरकार को देखना चाहिए, सरकारी जिम्मेदारी है, तो वहां कौन बैठा है। इसी तरह जो वहां कोई अगर कोई फोर्स है, जैसे आपने एक बात मुजाहिदीन के बारे में कही, हमारा भी ये सवाल है कि कौन सी खालिस्तान फोर्स बनी हुई है, कौन सा कोई दफ्तर है, कौन उसका हेडक्वार्टर है, कहाँ वो है, ये तो आपका काम था देखना। आप 40 साल से सिखों को इसी हालात से गुजार रहे हैं वो, और इस हालात से गुजर रहे हैं। अब तो ये प्रॉब्लम हो गई कि बहुत सारा सिख यूथ जिसके पास भी जमीन है, जायदाद है, थोड़ी है, ज्यादा है, वो अपना पासपोर्ट बनाता है और उसकी वीजा लेता है, तो वो कनाडा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वो यहाँ बसना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको यही डर है कि मुझे तो खालिस्तानी कह के मार दिया जाएगा, मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। तो सरकार को बताना चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, हमारा जो पढ़ा लिखा बच्चा है जो यहाँ रहना चाहता है वो बाहर क्यों जाए, उसके पास जमीन है, अपनी जायदादें बेच के जा रहे हैं। तो ये दर्द होना चाहिए, बजाय कि ये बात करने के कि वहाँ खालिस्तान फोर्स आ रही है, कुछ आ रही है। मुझे दर्द ये है कि वहाँ के हालात, मैं तो जाकर आया हूँ, वहाँ के हालात बड़े नॉर्मल है। कोई भी सिख खालिस्तानी, अगर अब अमृतपाल की ही बात ले ले, जो आपने नहीं बात आगे की तो मैं नहीं बात कर अमृतपाल सिंह की। अब अमृतपाल सिंह आया, दीप सिद्धू आया। अब दीप सिद्धू तो मैनेजर था सन्नी देओल का, जो उसके इलेक्शन लड़ रहा था, जिसने ये झंडा तो लाल किले पर कई बार पहले भी झुलाया गया। कोई तिरंगा झंडा उतार के थोड़ी ना कोई झंडा वहां लगा दिया था। अगर दीप सिद्धू को किसने वहां तक पहुंचने दिया, ना तो वो किसान मोर्चे का कोई लेना देना था, ना कुछ। फिर उसी को सामने रख के आपने वहां हवा क्रिएट कर दी। उसके जाने के बाद उसका एनकाउंटर हुआ या जो भी वो उसकी मौत होगी, उसका फैसला तो सरकार को करना। उसके बाद आपने जो अमृतपाल सिंह आया, अब उससे आप क्या कहलवाना चाहते हैं? तो हमारा ये कहना है, तो एजेंसी को, ये तो सरकार का काम है कि सरकार देखे कि हालात। अब तो अमृतपाल भी कोई आपसे डिमांड नहीं कर रहा, कोई खालिस्तान की बात तो वो कर नहीं रहा, तो वो तो ये कह रहा है कि मैं अमृत छका रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सिखों को जोड़ रहा हूँ, सिखों के अंदर ये डर खत्म कर रहा हूँ। तो अगर कोई कर रहा है, तो अगर वो कोई गलत काम करे तो सरकार का काम है, सरकार देखे। तो अनाहत सिखों को बदनाम ना किया जाए, उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खालिस्तान का नाम लेकर सिखों को फिर से उस हालात में ना गुजरने दिया, यानी वो एक साजिश फिर से एक शुरू हुई है। अच्छा, इसमें यानी अब जो मैं नतीजा निकाल पा रहा हूँ वो ये कि चूंकि सिख अपनी आइडेंटिटी, हिंदुओं से अलग आइडेंटिटी को बाकी रखना चाहते हैं और हिंदुओं का हिस्सा नहीं मानते अपने आप को, क्या ये उसके लिए प्रेशर है कि आप भी बिल्कुल हिंदू फोल्ड में ही आ जाओ और मुसलमानों के खिलाफ उसी पॉलिटिक्स में आ जाओ जो आरएसएस करती है? क्योंकि आपने एक बात और बताई थी बहुत पहले कि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं, अमृतसर की हो या दूसरी जगहों की, उनमें कुछ आरएसएस के एजेंट किस्म के लोग या उनसे दबे हुए या उनके प्रेशर में जो भी वजह रही हो वो तो वो जानते हैं, उस किस्म के लोग आ रहे हैं। तो क्या सिखों को
हिंदू के तौर पर ही पहचानवाना चाहते हैं, ये दबाव है? कौन सी ऐसी वजह है? अब क्या मकसद हो सकता है? अभी एक बात और कमाल की है, अभी आपने कुछ समय पहले ये 26 दिसंबर ही गुजरा है, वीर बालक के नाम से आपने पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक मैसेज दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे वो वीर बालक। हम और उसका विरोध हुआ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसका विरोध किया, आम सिख उसके विरोध में गए कि हम तो उनको अरदास के समय बाबा साहिबजादा अजीत सिंह कहते हैं, साहिबजादा जुझार सिंह कहते हैं, हम तो उनको बाबा मानते हैं, अब वीर बालक कैसे हो गए? तो ये जो आप करना चाह रहे हैं, यानी वो एक इमेज छोटी बना करके पेश करना। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि वो हिंदुआइज करना चाहते हैं कि सिख हिंदुआइज है, और सिख इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता और सिख इसके लिए तैयार नहीं है। मैं अपील करता हूं कि सिख को सिख रहने दिया जाए, उनका एक अपना सभ्याचार है, अपना एक सोच है, अपना एक चिंतन है। और मैं कई बार कहता हूं कि केवल और केवल इस देश में श्री गुरु ग्रंथ साहब है, जिसमें 15 भगत हैं, जिसमें फरीद भी है, कबीर भी है, नामदेव भी है, और 6 गुरुओं की वाणी है, और सब मिलाकर चलते हैं। तो मैं नहीं समझता, मैंने तो आपको एक बार पहले भी बताया था कि क्यों सिख हिंदू और मुसलमान को जोड़ता है। अगर इसी हरमंदिर साहब को ही ले, उसकी नींव साईं मियां मीर रख रहे हैं, उसका जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, वो मस्जिद नुमा है, उसका दरवाजा भी पश्चिम की तरफ खुल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि जो लोगों को जोड़ने, जो 2 धर्मों को जोड़ने की बात कर रहा हो, उसमें कौन सा खालिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो ये सबसे दर्दनाक हालात हैं, उनको उस तरफ ना तो धकेला जाना चाहिए। और ये सरकार का काम है, अगर कोई नशा आ रहा है तो ये सरकार के 50 किलोमीटर पर तो आप लोग बैठे हैं, तो ये तो आपका काम है वहां देखना। बल्कि सिखों की रहत मर्यादा में तो जो नशा करता है उसको पति डिक्लेयर किया है, उसको तो मानते ही नहीं, उसको तो सिख ही नहीं मान रहे। तो मेरा ये कहना है कि इस हालात से उस हालात तक नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को धकेलते धकेलते हम ऐसा ना कर दें कि किसी को ऐसी दीवार पर लगा दे ताकि उसको वापस ना आ सके। तो ये मैं अपील करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूँ, और उन सारे लोगों से अपील करता हूँ कि हमें सहजता और आपसी संबंधों को बनाए रखना चाहिए। और एक बड़ा मौका है इस जो नफरत के माहौल में, सिखों को यूटिलाइज किया जाना चाहिए ताकि इस नफरत के माहौल से बाहर निकले और हिंदू और मुसलमान के बीच में एक कड़ी का काम करे। ये हमें करना चाहिए। ये बहुत ही बात। एक 26 दिसंबर के और अब के बीच में 2 इतने बड़े वाकये हो गए कि जिसमें सिख नाराज कर दिए एक तरह से। यानी एक तो वो जो वीर बालक दिवस बनाने की बात की थी, वो उससे सिख नाराज हैं। अब ये खालिस्तान का मामला उठा दिया कि खालिस्तान की मांग हो रही है और हथियार आ रहे हैं पाकिस्तान से और बड़े खतरनाक हालात बन सकते हैं। तो ये क्या खुफिया एजेंसियां, क्या पुलिस, क्या ये हालात खराब करने की साजिश करते हैं, या मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है? इनकी सिक्योरिटी बेहतर करने की जिम्मेदारी तो ये कहती है कि आप अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो उसे प्रॉपर वहीं से उसे अटेंड कर लें या रोक लगा दें, या कोई जो भी तरीका हो। लेकिन आप एक जज्बात खड़े कर रहे हैं कि वो सब खालिस्तान की बात हो रही है, और फिर खालिस्तान के पता चला कुछ लोग सरफिरे जो हैं वो खालिस्तान के सपोर्ट में भी 1-2 बात कोई कहते, कोई भी कह सकता है इंडिविजुअल, तो वो फिर ला करके सिखों के ऊपर ला करके रखने की बात। हमारा ये कहना है, और मैं बार बार कहता हूं, अभी भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी पंजाब गया। मुझे भी चिंता थी कि पंजाब में, क्योंकि ब्लू स्टार ऑपरेशन कांग्रेस के समय हुआ, तो ऐसा लगता था कि कहीं, और 84 के हालात भी कांग्रेस के समय हुए, ऐसा लगता था कि कहीं राहुल गांधी के वहां जाने से सिखों में रोष पैदा होगा। पर राहुल गांधी ने एक बहुत समझदारी से काम किया। शायद हमने प्रेस में भी ये बात कही थी उनके जाने से पहले कि राहुल गांधी को इस बात को ये समझना चाहिए, और हम भी ये मानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब से आए हैं उस समय तो ये ना तो 1984 में इन्वॉल्व थे और ना ही 1984 के कत्लेआम में इन्वॉल्व थे, बल्कि सोनिया गांधी ने बतौर प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी उसने माफी मांगी। इसी तरह
उन्होंने मनमोहन सिंह ने पटल पर माफी मांग ली एज प्रधानमंत्री बतौर, तो मैं समझता हूँ कि सिख जो है वो उधर बढ़ा था। और इस बार तो उसने पेश कर दिया कि पूरा सिख समुदाय, पूरा पंजाब, पंजाबियत राहुल के साथ खड़ी थी। जबकि पंजाब में जो वहां की लीडरशिप है, मैंने लिखा था कि जो वहां लीडरशिप आपने कांग्रेस ने क्रिएट की है, उनके तो सिखों के खून से रंगे हाथ है जिनकी लीडरशिप आप, इसीलिए चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, चाहे बेअंत सिंह का जो ग्रैंडसन है बिट्टू है, या कोई भी है, ये इसके खिलाफ तो आवाज उठ सकती थी, पर राहुल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी, बल्कि लोग राहुल के साथ खड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये खालिस्तान को हवा देकर नए सिरे से ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए, वो बहुत शांतिमय है। एक बात और मैं काजमी जी आपको बताऊं, सारी दुनिया में रॉयट्स होते, आज तक पिछले 70-75 साल में पंजाब में कोई एक भी रॉयट हिंदू और सिख का बिता दो। भाई हिंदुओं के खिलाफ सिख सारे क्योंकि मेजोरिटी में, तो सिखों को आगे बढ़ जाए। इस हालात में भी 84 में भी उस कत्लेआम में भी पंजाब में राइट्स नहीं हुआ, तो पंजाब में राइट्स नहीं हुआ। अब जो गुजरात से और बाकी जगह से मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वहां जा रहे हैं, लुधियाना में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, या रोपड़ में कपड़े का दुकानें उन्होंने ले ली हैं, इसका मतलब है कि मुस्लिम भी ये सोचता है कि पंजाब एक शांति प्रिय जगह है, हम लोगों को वहां जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये खालिस्तान की इशू उठाकर, ये मैं समझता हूं कि ये गैर वाजिब है और ये बात नहीं होनी चाहिए। सिख शांति प्रिय हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत ही अहम बात है। और आपने काफी अहम बात की कि सरकार को, मोदी जी को, सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खालिस्तान की बात सिखों के मुंह में डाल करके जबरदस्ती उसको एक ऐसा इशू ना बनाएं जिससे कि मुश्किलात बढ़ें या आर्टिफिशियल तरीके से मुश्किल बढ़ाई जाए। ये बहुत होता है ऐसे मौके पर। देखिए, ये मैं तो कई चीजें देखता हूं दुनिया में। मिसाल के तौर पे टेररिज्म का जो नाम लिया जाता है, और टेररिज्म भी एक के लिए टेररिज्म, दूसरे के लिए आज़ादी की बात होती है, वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही। और बाकायदा ये इंडस्ट्री, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ सेक्शंस के, कुछ लोगों के ऐसे इंटरेस्ट जुड़े होते हैं कि हालात बिगड़ेंगे तो उनका कारोबार चलेगा। और एक बात मैं आपसे याद आ गई, मुझे ध्यान में आ गया, जब ये पिछला इलेक्शन पंजाब में हो रहा था, जिसमें आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी कहां से आ गई? क्योंकि आरएसएस चाहती थी कि सिख वॉश आउट हो जाए, जैसे दिल्ली में कांग्रेस वॉश आउट हो जाए, तो पंजाब में सिख लीडरशिप वॉश आउट हो जाए। तो आपने सारा काम किया। इवन जब केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो जाके पंजाब में हिंदुओं को कह रहा है कि आप निश्चिंत रहे, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मतलब सिखों का डर दिखा रहे हैं। उधर आप सिखों के साथ भी उधर जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो कंफ्यूजन जो है, मैं समझता हूँ सिखों में नहीं है, कंफ्यूजन वहां क्रिएट किया जा रहा है। और मैं एजेंसी से, सरकार से, मेरी तो सरकार से अपील है कि सरकार को इस रास्ते से बचना चाहिए। सिखों ने बहुत कुर्बानियां की हैं, ये देश सिखों ने कुर्बानियां करके यहाँ रहते हैं, उन्होंने अपनी रोटी पानी का सारा सिस्टम किया, पूरे देश में वो हैं और पूरे विश्व में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, हर जगह उन्होंने इज्जत कमाई है, कहीं ऐसे हालात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस हालात से बल्कि मदद करनी चाहिए सरकार को आगे आके, ताकि सिख जो है वो अपनी ये फर्ज पूरा कर सके, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो नफरत का माहौल है उसको भी दूर किया जाए। जी जी जी, ये देखिए, ये बहुत ही नेकी वाली बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो गोली मारो वाली बात करते हैं ऐसे हालात में। बहरहाल मैं समझता हूं कि जो लोग प्यार की बात कर रहे हैं, मिलने की बात कर रहे हैं, उन्हें उसी तरह से करते रहने चाहिए। और अब जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, असल में नफरत के खिलाफ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो नफरत के खिलाफ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो जरूर मजबूत होंगे। एक बात मैं लास्ट में कह दूं कि इसी बात को देखकर गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी, IMCR के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब जी जो पूर्व राज्यसभा के मेंबर रहे, और मैंने ऑल इंडिया पीस मिशन, हम तीनों ने ये तय किया कि अभी तक तो हम अलग अलग काम कर रहे थे,
क्यों ना हम इकट्ठे होकर इस काम को आगे बढ़ाया जाए और लोगों तक ये पहुंचा जाए। अकेली की आवाज अकेली होती है, इसलिए 4 फरवरी को विशेष तौर पर सुबह 9:30 से शाम को 5 बजे तक विशेष सम्मेलन इसी आधार पर किया गया। आओ मिलकर बैठे तो सही, संवाद तो करें, एक दूसरे को समझे तो सही, ताकि वो एक रेजोल्यूशन पूरे देश में जाए कि ये सिख, मुस्लिम और हिंदू का ये रेजोल्यूशन है और ये गांधीयन चाहते हैं। ये असल में काम करने के हैं जिनकी जरूरत है। और ये बात अलग है कि जो लोग मोहब्बत की बात करने वालों को भी नफरत की नजर से देखते हैं, वो उनका अपना काम है। लेकिन जिन्हें मोहब्बत की बात करनी है, आपस में मेल मिलाप बढ़ाने की बात करनी है, वो काम अपना करते जाएं। मैं समझता हूँ आम लोग हमेशा उसी के साथ जुड़ते हैं और वही मजबूती भी होती है। अगर एक ही महल्ले में रहने वाले लोग, पड़ोस में रहने वाले लोग एक दूसरे को शक की नजर से या दुश्मन की नजर से देखें तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। आप जरा सोच करके देखें किस किस्म के हालात बनाए जा रहे हैं। उन सब से बचने के लिए मिलजुल करके आगे बढ़ना ही बेहतरीन रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी, आपने हमें वक्त दिया और इस पर आपने जो खास बातें कही कि खालिस्तान का पहले भी हवा खड़ा किया गया, अब फिर साजिश के तहत हवा खड़ा किया जा रहा है। उस टाइम जेपी मूवमेंट में चूंकि सिख साथ में थे इसलिए उन्हें सजा दी गई थी। अब चूंकि सिख अपनी आइडेंटिटी के साथ रहना चाहता है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं रहना चाहता, हिंदू की पहचान के साथ नहीं रहना चाहता, तो अब भी एक तरह से फिर से साजिश की जा रही है खालिस्तान का मामला उठा करके, जबकि ग्राउंड पर कहीं कोई खालिस्तान की डिमांड नहीं है। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर एजेंसियां और पुलिस इस किस्म की चीजें डिस्कस कर रही हैं बड़ी मीटिंगों में, और अगर वो ग्राउंड पर हकीकत नहीं है, तो ये मुल्क से दोस्ती की बात नहीं है, ये मुल्क से दुश्मनी की बात है। और मुल्क से दुश्मनी जो है हमें किसी को नहीं करनी चाहिए। मुल्क सबसे पहला है। इंडिया फर्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो हम हर फैसले में इंडिया फर्स्ट के साथ रहें, तो मैं समझता हूं वही बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।